हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय त्यागी। तो आज आप मेरे चैनल त्यागी एकेडमी पे आए हैं फिर से। आज हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो गाइस, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आज इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये है लेक्चर नंबर 6। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले मेरी क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, जो मैं सुधार करके आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो गाइस, आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ था, ये एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लैवोइजर, जिन्होंने 1789 में दिया था ये। ओके गाइस, लो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, क्रिएट भी नहीं करा जा सकता मास कभी भी। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट का सम का रिएक्टेंट है, जैसे ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ सी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि सी छोड़िए ए बी, ये कहता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास कि अगर मास ए के मास को जोड़े, रिएक्टेंट है दोनों, रिएक्टेंट के मास को जोड़े और इक्वल टू कर दे प्रोडक्ट के मास के, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मास की कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये था हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, ठीक है गाइस? नहीं, पहले एक मिनट रुक जाइए, हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे इसके। इस लॉ का पहला हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक नए लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ केमिकल कॉम्बिनेशन नो मैटर, अ केमिकल कंपाउंड, सॉरी ये कंपाउंड है, a chemical compound no matter from which source it has been obtained, it will be contain the same elements combined together in same fixed proportion by mass। बता रहा हूँ अभी क्या होता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ किस सोर्स से उसे ऑब्टेन करें, किस सोर्स से उसे लें, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो सेम रेशो में ही कंबाइन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, CH2O लिया, सी का पानी लिया, समुद्र का पानी लिया, बारिश का पानी लिया और टैप वाटर लिया हमने, ठीक है? तो ये तीनों हैं तो वाटर ही, ये तीनों वाटर हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो ऐसा नहीं है कि जिस रेशो में कंबाइन होते हैं 1/8 रेशो में, ये रेशो चेंज हो जाएगा, ये रेशो हर जगह सेम रहेगा। आप कहीं और से भी वाटर ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए, ग्लास में ले लीजिए, किसी भी चीज में वाटर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, अगर वो वाटर है तो उसके जो दोनों कंबाइन होंगे, एक कुछ रेशो में कंबाइंड होंगे मासेस के, तो वो जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे किसी भी जगह से आप ले लीजिए। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा लॉ। हमारा तीसरा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसका नाम। तीसरा लॉ हमारा ये कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कोई ऐसा होगा जो डिफरेंट मासेस के रेशो में कंबाइन करेगा, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास, एक फिक्स्ड मास वाला होगा जिसके साथ वो कंबाइन करेगा। तो जो अलग अलग जिसके मासेस होंगे, जैसे इसमें लिखा है डिफरेंट मासेस, जो डिफरेंट मासेस वाला एलिमेंट होगा उसके जो रेशो में जिस फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म होगा, तो वो जो रेशो बनेगा, जो अलग अलग डिफरेंट मासेस होगा, वो एक होल नंबर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता, ज़्यादा क्लियर होगा। कार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, तो उसने कार्बन ने दो ऑक्सीजन को पकड़ा, तो क्या बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। रेशो क्या आया, 12:32 आया हमारा आंसर। 12:32 एक रेशो है जिसमें ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। दूसरा, ये भी कार्बन ही है, ये ऑक्सीजन है, पर यहाँ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो हमारा क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे एक रेशो है 12/16, तो 12 तो फिक्स है,
जो हमारा लो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है जो ऑक्सीजन है वो दो मासेस में है, एक 16 में एक 32 में, तो 16 और 32 का एक अलग होल नंबर रेशो आएगा। देखिए इसका ही देख लीजिए, तो इसका आ रहा है होल नंबर रेशो आ रहा है 1/2, तो एक होल नंबर रेशो है, ये छोटा होता है, होल नंबर रेशो एक आएगा, होल नंबर रेशो आएगा, और जो होल नंबर रेशो होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 1-2, ये 4-5 से बड़ा नहीं होता है, ये 1-2 के आसपास ही रहता है सबका, ठीक है। तो ये कहता है लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ेंगे लो नंबर 4 है लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सेपरेटली एक दूसरे से अलग अलग होके विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट लेंगे उसका फिक्स्ड मास होगा, उससे कोई दो एलिमेंट अलग अलग होके कंबाइन करेंगे, देन द रेशियो ऑफ द मासेस, जो रेशियो होगा उस मासेस का उन दो अलग एलिमेंट्स का, वे एक स्मॉल होल नंबर रेशियो देंगे हमें। जो रेशियो होगा वो उन मासेस का होगा जो अलग अलग कंबाइन हुए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कार्बन है वो O2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है CO2, सल्फर है वो O2 के साथ कंबाइन हो रहा है क्या बना रहा है SO2, O2 है उसका मास फिक्स्ड है 32 ग्राम, ठीक है। तो जो ये क्या बन गया हमारा रेशो बन गया 12:32 बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उसका रेशो, ठीक है। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, उसका रेशो हो गया 32/32, ठीक है। अब हमसे ये कहता है कि अब ऑक्सीजन को भूल जाइए, अगर कार्बन और सल्फर एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ रिएक्ट करेंगे, एक साथ कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें जो उनका रेशो होगा वो सिंपलेस्ट और स्मॉल होल नंबर रेशो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3/8 आ रहा है इन दोनों का मिलके, कार्बन का 12 हो गया, इसका 32 हो गया, तो दोनों का मिलके आ रहा है 3/8, तो एक स्मॉल होल नंबर रेशो बनाएंगे ये, जो दो अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, जो पहले ऑक्सीजन के साथ या और कोई अलग एलिमेंट जिसका मास फिक्स था उसके साथ कंबाइन हुए थे, वो बनाएंगे एक स्मॉल होल नंबर रेशो अगर वो खुद कंबाइन होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ लो। गाइस हमारा चौथा लो है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस। तो इस लॉ में हम क्या कहता है लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स दे डू सो इन वॉल्यूम्स, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम्स में करती हैं, और जो वॉल्यूम्स हैं एक सिंपल होल नंबर रेशो बना लेती हैं, रेशो देती हैं हमें, वो तभी हो सकता है जब हमारी ये सारी गैसियस फॉर्म में हो, जो भी हम रिएक्ट करा रहे हैं, जो भी हमारा बन के आ रहा है ये सब गैसियस फॉर्म में हो, ये गेल-लुसाक्स लॉ तभी फॉलो हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, रिएक्ट करके बनाती है HCl गैस, ठीक है। तो जो इनके आगे ये लगा होता है ना बैलेंस करने की जो लगाते हैं, इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो इसके आगे ये लगा होता है ना, जैसे यहाँ पे भी बने हैं, तो उसे हम गैसेस के केस में मोल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 2 लगा है तो इसे 2 मोल्स कंसीडर कर लिया, सेल के 2 मोल है, क्लोरीन का 1 मोल है, H2 का 2, H2 का भी 1 मोल है। तो ये था हमारा गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस। अब हम पढ़ेंगे पांचवा लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होता है वो एक सजेशंस होता है, हाइपोथेसिस कोई लॉ नहीं होता है, पर अब तो ये हमारे लॉ के अंदर पढ़ा जाता है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को हम पढ़ेंगे पांचवे लॉ की तरह। गाइस हमारा पांचवा लॉ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है, अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमारे को क्या मिलेगा, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। आपको पता है गैसेस की वॉल्यूम कैसे काउंट होती है, जिस भी कंटेनर में भर दो जो उस कंटेनर की वॉल्यूम है वही हमारी गैसेस की वॉल्यूम हो जाएगी। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम पर अगर गैसेस होगी तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कंटेनर है, हमने दिया 100 ml का, उसमें भर दी है हाइड्रोजन, तो इसकी गैस हाइड्रोजन गैस जो हमने भरी है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 100 ml। अब हमने भर दी एक उसी 100 ml का दूसरा बीकर ले लिया, दूसरा कंटेनर ले लिया, उसमें हमने भर दी ऑक्सीजन उसी 100 ml में, तो ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम हो गई 100 ml। तो हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा हाइपोथेसिस एवोगैड्रो को क्या कहता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सेम होंगे इस केस में। तो ये हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है। तो गाइस हमारे लेक्चर नंबर 6 भी समाप्त होता है, जिसमें हमने सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे और नए नए टॉपिक्स, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो गाइस चलते हैं, ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।